प्यारे बच्चों, आज समाज विज्ञान का एक भाग है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसका मूल विचारणीय बिंदु जो निम्नलिखित है। भारतीय राष्ट्रवाद में पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा, यातायात एवं समाज सुधार आंदोलन की भूमिका, समाचार पत्रों की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, दादा भाई नौरोजी का योगदान। तो सम्राट औरंगजेब जो मुगल वंश के सबसे प्रख्यात और अंतिम में जाने माने राजा तकरीबन वही थे। 1658 से 1709 का उनका कार्यकाल था और उनकी मृत्यु 1709 में हुई। उसके तत्पश्चात मुगल जो साम्राज्य है उसका पतन शुरू हो गई और इसी का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश कर गई। भारत में व्यापार के कारण राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना आवश्यक था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 1756 से 57 को प्लासी के युद्ध 1757 में पराजित कर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने बहुत कम समय में संपूर्ण भारत में अपना जाल फैला लिया। प्लासी युद्ध के 100 वर्ष पश्चात भारत में ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध एक भयंकर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले विचारणीय योग्य बात यह है कि सम्राट औरंगजेब जो भारत के मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध अंतिम में जो औरंगजेब ही थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय और भी अच्छे अच्छे मुगल सम्राटों का कार्यकाल रहा। लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के तत्पश्चात अंग्रेज ने यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पहलुओं पर काफ़ी विचार किया और कहा कि नहीं, अब भारत में पैर पसारने का समय आ गया है और वह यही उचित समय था। और वह उचित समय का कार्यकाल 1658 से 1709 के यानी 1710 ईस्वी के बाद का काल अंग्रेज़ों के लिए समय काफ़ी अच्छी रही और उन्होंने प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी युद्ध 1757 में पराजित कर, यानी कि उसके बाद में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का शासन रहा और उसी युद्ध के दौरान अंग्रेज भारत में शासन की जड़ें धीरे धीरे मजबूत करने लगी और प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष के बाद ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध एक भयंकर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। 1857 ईस्वी में होने वाला सिपाही विद्रोह एक प्रकार का राजनैतिक मुक्ति आंदोलन था, क्योंकि सिपाही विद्रोह के द्वारा विद्रोही अंग्रेजी शासन को उखाड़कर मुगल सम्राट को पुनः गद्दी पर बिठाना चाहते थे। हालांकि उसका उद्देश्य पूरा न हो सका, तथापि भारतीय जन जागरण पर उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस आंदोलन के बाद ही भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, क्योंकि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुई उससे पहले
अंग्रेज भी यही जानते थे कि भारतीय लोग की वीर पुरुषों की निशानी, इनके पूर्वज में सर्वश्रेष्ठ बलशाली गदाधारी अरे अनेक वीरों के संतान भारतीय लोग हैं। तथापि वे अंग्रेजों की बर्बरता क्रूरता को बड़ी आसानी से झेल जाते थे। उसकी छोटी सी झलक 1857 के सिपाही विद्रोह में उनको समझ में आ गई कि यह वीरों की संतान है और अधिक दिन हमारी बर्बरता क्रूरता और निर्दयता पूर्वक शासन प्रणाली को वह सह नहीं सकेगी। तत्पश्चात अंग्रेजी शासन ने जब भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा संस्कृति से परिचित करा दिया तब उनके दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन आया। उनके मन में नई चेतना का विकास हुआ। सभी बातों को विवेचना करने में भारतवासी तर्क शक्ति का सहारा लेने लगे। शोषण, अन्याय, अत्याचार आदि के बारे में उनकी सोच बढ़ गई। अपने समाज, राष्ट्र और अपनी मातृभूमि के प्रति भारतीयों में भक्ति की भावना जग उठी। भारतीयों के मन में जागृत इस प्रकार की भावना को नवजागरण या राष्ट्रवाद का उदय कहा जाता है। यूरोप में हुई 16वीं शताब्दी के नवजागरण ने जिस प्रकार एक नए यूरोप को जन्म दिया था, ठीक उसी प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत में हुई उस नवजागरण ने एक नए भारत को जन्म दिया। अर्थात अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने भारतीयों को शिक्षित करने का काम आरंभ किया। उन्हें पता था कि भारतीयों को तब तक अपने अंतर्गत शासन व्यवस्था में रखेंगे जब तक उसके मूल भावना, जन भावना, शिक्षा प्रणाली सबको हम अपने कब्जे में नहीं करेंगे। उसके लिए उन्होंने जो उनकी जो शिक्षा है, संस्कृति है, सभी से भारतीयों को थोड़े बहुत परिचय कराना शुरू किए। परिचय कराने यानी कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, वो अंग्रेजों ने सोचा कि मैं चंद भारतीयों को अगर यह भाषा और संस्कृति की शिक्षा प्रदान कर दूंगा तो वे हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, वे हमारे दास्ता को सहज स्वीकार कर लेंगे और हम लंबे समय तक, सदियों तक भारत पर हम शासन कर सकते हैं। लेकिन हुआ इसके विपरीत। चंद भारतीयों ने ही सबसे पहले पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्होंने विभिन्न देशों में जो राजशाही, तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले विभिन्न देश, खास करके फ्रांस तथा जर्मनी तथा विभिन्न देशों के जो नवयुवक के जो नव जागरण के काम में साहसीपूर्ण लगे थे और उनका साहसीपूर्ण काम देखकर चंद भारतीयों के भी मन में नव जागरण की, नई चेतना की, नई राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। और खास करके यूरोप में हुए 16वीं शताब्दी के नव जागरण का जो असर है वह भारतीयों पर पड़ा और तत्पश्चात भारत में एक नव जागरण की जो दीप्त है, जो दिया है, वह जली। तो कुल मिलाकर
हम कह सकते हैं कि भारत में तकरीबन 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। 100 साल सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पर शासन किया। थोड़ा उससे हम पीछे जाएंगे तो मुगल का शासक रहा, लोधी वंश का शासक रहा, मोहम्मद चंगेज आए, मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गजनवी आए, यानी बहुत सारे यमनों का भारत पर आक्रमण रहा। और इसकी मूल कारण यह थी कि भारत विभिन्न जाति पाति संप्रदाय धर्म में बटे होने के कारण एकता की भावना नहीं थी, राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। और भारत जैसे बड़े प्रतापी विशाल भूमि पर 600 के आसपास देशी राजा हुआ करते थे, जिनके कारण यहाँ की जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो राष्ट्रीय एकता की भावना है, वह बिल्कुल नगण्य हो गई थी, बिल्कुल समाप्त हो गई थी। इसी का लाभ अंग्रेजों ने सम्राट औरंगजेब का जो शासनकाल समाप्ति का जो वर्ष है वह 1709 है। उसके बाद उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया और यहाँ की सचमुच में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो प्राकृतिक संपदा है, कृषि संपदा है, जो शिक्षा प्रणाली है, चिकित्सा प्रणाली है, वह काफ़ी उन्नत और विकसित थी। और यह सब देखकर अंग्रेजों को जी ललच गया और उन्होंने यहाँ पर पहले उन्होंने फूट डाला और एक एक को भारतीयों को फोड़ते हुए, क्योंकि भारतीय लोग राष्ट्रीय हित को अपनी हित नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि हित नहीं मानते हैं, वे व्यक्तिगत पर्सनल हित को ही प्रश्रय देते हैं। और चंद भारतीयों उन्हें चंद रुपए के खातिर अंग्रेज व्यापारियों के आगे नतमस्तक दिखाई दिए और वो बिक गए, जिनके कारण 100 साल नहीं तकरीबन 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। और यह भारतीय इतिहास में यह सबसे काला दिन भी गिना जाता है, क्योंकि इसी दिन में ही जालियांवाला एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था पंजाब में, और वहीं पर क्रूर अंग्रेज ने भारतीय 10,000 जनता को गोलियों से भुनवा दिया। फिर भी हम सहे, दुख को सहे, क्योंकि यह हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है, लेकिन हमारे धीरज को हमने नहीं खोया। लेकिन जब हमें हमारी संस्कृति में है कि जब हम किसी की ज्यादती की सीमा को जब हम पार कर जाते हैं, जब हम अपने आप पर उतर जाते हैं, तो हम किसी की नहीं सुनते हैं। और इसी का उदाहरण है। तो इस पर यह पहला भाग है। दूसरा भाग हमें नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।